हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, ये सेशन हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, शुरू किया जाए अपने आज के सेशन को। तो ये सेशन है द सेकंड कॉन्सेप्ट अराउंड सेशन फॉर द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब देखो बच्चों, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था हेल्थ और डिजीज के कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस को भी स्टडी किया था। गॉट इट? आज का सेशन हम बिगिन करने वाले हैं विद द टॉपिक इम्यूनिटी। अब ये जो वर्ड है इम्यूनिटी, यू रिमेंबर इट हैज बीन द बज़ वर्ड ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। कोविड टाइम्स में कितना फेमस हुआ था ये वर्ड, और सभी लोग बात कर रहे थे कि हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप रखनी है ड्यूरिंग द कोविड टाइम ताकि हम कोविड या कोरोना वायरस से बच सके। बट व्हाट डज दिस इम्यूनिटी एक्चुअली मीन्स? आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आप सभी को पता है बच्चों, कोई भी जब डिजीज होती है, मोस्टली जितनी भी इंफेक्शियस डिजीजेस होती हैं, वो हमेशा किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट से, एक्सपोजर की वजह से होती है। तो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते थे? पैथोजेंस। और ये जो पैथोजेंस हैं, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने देख लिया था कितनी सारी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस थी बेस्ड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको कॉज करता था, या पैथोजन जो उसको कॉज करता था। बट हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, हमारे सराउंडिंग में कितने ही बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जिनसे हम हर दिन हर वक्त एक्सपोज रहते हैं, बट तब भी हम हर दिन बीमार नहीं पड़ते। ऐसा क्यों? सोच सकते हो। इसीलिए बिकॉज हमारी बॉडी के पास एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम इन डिजीजेस के अगेंस्ट या फिर इन डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, और इसी ताकत को हम टर्म देते हैं इम्यूनिटी। राइट? सो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी है, ओवरऑल रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दोज डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। राइट? तो देखो यहां पर अगर मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं इम्यूनिटी को, वील ट्राई टू सी। सो इम्यूनिटी इज व्हाट? इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट। होस्ट इज अ पर्सन जिसके अंदर एक पैथोजन इन्वेड करता है, एक पैथोजन एंट्री करके डिजीज कॉज करता है। ओके, सो ये एक ओवरऑल एबिलिटी होती है एक होस्ट की टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं? पैथोजेंस। रिमेंबर दिस टर्म वेरी वेल। सो यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आप याद रखो इस बात को। तो इसका मतलब इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो ताकत है, एक ऐसी शील्ड है जो हमें बचा के रखती है इन डिजीजेस से, है कि नहीं? ओके, अब ये जो इम्यूनिटी है ये हमें देता कौन है, प्रोवाइड कौन करता है? सो इट इज प्रोवाइडेड, इट इज कन्फर्ड टू अस बाय द इम्यून सिस्टम। सो सारी ही डिफरेंट जो बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको कैरी आउट करवाने के लिए डिफरेंट आपके पास ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ना। सिमिलरली आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए भी एक सिस्टम प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। गॉट इट? ओके, अब इस टर्म को हमने देख लिया, इसका मतलब क्या है। अब देखते हैं इम्यूनिटी बेसिकली कितने टाइप की होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि वो हमें कब से मिली है, ये इम्यूनिटी हमको, ये जो ताकत है लड़ने की बीमारियों से, वो कब से मिली है, क्या हम इसके साथ ही पैदा होते हैं या फिर हम इसको अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, उस बेसिस पे इसको दो टाइप में हमने कैटेगराइज कर दिया है। पहली है द इन्नेट इम्यूनिटी, जैसा कि नाम बता रहा है, ये हमें बाय बर्थ मिलती है। ओके, बर्थ के साथ हमारे साथ प्रेजेंट रहती है। और जो दूसरी है उसको हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं जब हम डिफरेंट पैथोजन से एक्सपोज होते हैं। सो सेकेंड टाइप की हुई द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी आपको देखने को मिलेंगी और इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो चलिए बिगिन करते हैं विद द इन्नेट इम्यूनिटी। सो बच्चों, बिगिनिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी नाउ। अब इन्नेट इम्यूनिटी जैसा कि मैंने बताया था, ये आपको प्रेजेंट नजर आती है आपकी बॉडी में राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। इसका मतलब इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ऐसी इम्यूनिटी जिसके साथ एक बच्चा पैदा होता है, इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं एज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। मतलब ये इम्यूनिटी हमें सभी प्रकार के जो पैथोजेंस हैं या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट वर्क करती हुई नजर आएगी, उनके अगेंस्ट हमको डिफेंड करती हुई नजर आएगी। दैट मीन्स ये किसी स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती है, इट वर्क्स अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। राइट? सो ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ये हर टाइप के ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क कर सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो कि आपके लिए पैथोजेनिक है।
ओके चलिए, अब इस टाइप की इम्यूनिटी को अकम्प्लिश कैसे किया जाता है, ये हमारी बॉडी में कैसे वर्क करेगी। तो देखो, इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय क्रिएशन ऑफ सर्टेन बैरियर्स। तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के बैरियर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी में किसी भी पैथोजन को या तो एंटर नहीं करने देगा, एंटर अगर कर भी गया तो उसको ग्रो या स्प्रेड नहीं करने देगा, और अगर स्प्रेड भी कर गया तो उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। तो ये बैरियर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सो इन्नेट इम्यूनिटी को कन्फर करने वाले जो 4 बैरियर्स हैं वो आपके सामने यहां पर दिखाए जा रहे हैं। सो इनके 4 जो आपको कैटेगरीज हैं उनको याद रखना है। पहली चीज, वन इज द फिजिकल बैरियर्स, अदर वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड वन इज सेल्युलर बैरियर्स एंड द फोर्थ वन इज साइटोकाइन। एक एक करके बिगिन करते हैं, बिगिनिंग विद द फिजिकल बैरियर्स। अब फिजिकल बैरियर्स का मतलब क्या हुआ, मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी देयर जो कि फिजिकली प्रिवेंट करेगा किसी भी माइक्रोब की एंट्री को विद इन द बॉडी, राइट। अब ऐसे में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, यू नो वेरी वेल, द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि फिजिकली रोक देता है किसी भी माइक्रोब की एंट्री को हमारी बॉडी में, दैट इज द स्किन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, राइट, और ये आप जानते हो पूरी तरह से हमारी बॉडी को कवर करके रखा है। हमारी बॉडी की जो बाउंड्रीज है उनको लिमिट सेट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई जब भी स्पेस ही नहीं है फॉर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या कर रहा है, एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है अगेंस्ट दोस पैथोजेंस। गॉट इट। तो इसका मतलब स्किन इज वन फिजिकल बैरियर, अनदर वन इज म्यूकस। अब म्यूकस क्या है बच्चों, आप सभी को पता है, म्यूकस एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा इन दी एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। ओके, तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना आपको जो म्यूकस देखने को मिलेगा, लेट मी ट्राई टू शो यू। अगर हम ऐसे बना दें कि ये एक म्यूकस की लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ दी एपिथेलियल टिश्यू पे, तो ये क्या करेगी, ये जो स्टिकी सी फ्लूइड है ये क्या करता है, ये आने वाले जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या पैथोजेंस हैं उनको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप होने की वजह से ये पैथोजेंस हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं और डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं। सो एज सच क्या कर रहे हैं, ये फिजिकली प्रिवेंट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को टुवर्ड्स दी सेंसिटिव ऑर्गन्स, राइट। तो इस तरीके से दीज आर द फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स फिजिकली रोक देते हैं दी एंट्री ऑफ पैथोजेंस को। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज दी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में बच्चों आते हैं बॉडी के ऐसे सिक्रीशंस जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को होने नहीं देंगे। माइक्रोब्स अगर आ भी गया तो उसको वहीं पर किल करने की ये ताकत रखते हैं। ओके, तो बॉडी के सिक्रीशंस कौन कौन से सिक्रीशंस है, सोचो। सबसे पहला जो सिक्रीशन आपको देखने को मिलेगा दैट इज प्रेजेंट इन योर आईज एंड दोज आर द टीयर्स। सो रोना अच्छी बात भी है, राइट। द रीजन बीइंग जो टीयर्स होते हैं they have an enzyme called lysozyme. Okay, so ये जो lysozyme होते हैं ना बच्चों, they are bactericidal. ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। So हमारी स्किन पे अगर कोई बैक्टीरिया है और अगर हम टीयर्स शेड करते हैं तो उस टीयर्स में प्रेजेंट जो बैक्टीरिसाइडल आपको लाइसोजाइम देखने को मिलेगा, उन बैक्टीरिया को वो किल कर देता है एंड हेंस प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ डिजीज, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करें दैट इज सलाइवा। सलाइवा में भी आपको यहाँ पर डिजीज को स्प्रेड करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए अगेंस्ट लाइसोजाइम देखने को मिलेगा। एंड दी स्टमक एसिड विच इज दी HCl, जो कि स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के साथ हमने इंजेस्ट कर लिए थे वो हमारे स्टमक में ही किल कर जाए, राइट। तो इस तरीके से यहां पर आपको डिफरेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी देखने को मिलते हैं, बॉडी के कुछ ऐसे सिक्रीशन जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी। सो नेक्स्ट जो हमारा बैरियर है दैट इज द सेल्यूलर बैरियर्स। अब यहां पर आने वाले हैं बॉडी के कुछ स्पेसिफिक सेल्स, ओके, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट बनते हैं और पैथोजेंस या फिर माइक्रोब्स को स्प्रेड करने से रोकते हैं, उनको चुन चुन के पकड़ पकड़ के मारते हैं। कौन कौन से हैं वो, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं जिनकी कैटेगरी आती है ल्यूकोसाइट्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं ना, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को वो कन्फर करते हैं। हाउ, बिकॉज उनमें प्रेजेंट डिफरेंट जो वैरायटीज ऑफ सेल्स हैं वो हमको इम्यूनिटी रेंडर करेंगे। हाउ, विल ट्राई टू सी विद अ फ्यू एग्जांपल्स। तो यहां पर सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स। अब देखो न्यूट्रोफिल्स याद है आप सभी को, ग्रैन्युलोसाइट्स का एग्जांपल है और ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, और देखो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, इनके न्यूक्लियस जो है वो आपको लोब्ड नजर आ रहे हैं। सो लोब्ड न्यूक्लियस है ना, इनको ना हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं PMNL। क्या बुलाते हैं, देखो
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो कुछ ऐसे ल्यूकोसाइट्स, कुछ ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स जिनके जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। ओके, सो इट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। गॉट इट? तो ये न्यूट्रोफिल्स हो गए और ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। एंड इनफैक्ट ये जो मोनोसाइट्स हैं जो कि ए ग्रैन्युलोसाइट से अगेन ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब ये पैथोजन को डायरेक्टली एनगल्फ कर लेते हैं। ऐसा ही फंक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट मैक्रोफेजेस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर एक और टाइप के आपको सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स की तरह ही ए ग्रैन्युलोसाइट्स से, याद आ गया? अब देखो कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करेंगे, जिन्हें हम बुलाते हैं द नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स इनको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो 4 टाइप के सेल्यूलर बैरियर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में माइक्रोबियल ग्रोथ या इंफेक्शन के स्प्रेड को रोकते हैं। गॉट इट? चलिए देखते हैं द लास्ट टाइप विच इज द साइटोकाइन बैरियर। तो बच्चों ये जो साइटोकाइन बैरियर्स हैं ये हमें बचाते हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। अब ये वायरल इन्फेक्शन से हमें कैसे बचा सकते हैं? बेसिकली ये एक्चुअली रिलाय करते हैं ऑन सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन जिन्हें हम बुलाते हैं द इंटरफेरॉन्स। तो यहां पर ये जो साइटोकाइन बैरियर्स हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट, ये बात लिख लीजिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। अब ये कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए आपको ऐसे समझना है, लेट्स सपोज ये एक सेल है और इस सेल पर ये जो वायरस है, ये जो ग्रीन कलर का वायरस आपको दिखाया जा रहा है ना, इस वायरस ने इस पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट किया है। अब ये जो सेल है जो इन्फेक्ट हो गया है फ्रॉम दिस वायरस, ये चाहता है कि इसके नेबरिंग जो सेल्स हैं, जो इसके नेबरिंग सेल्स हैं वो इस वायरस से इन्फेक्ट ना हो। तो ये सेल क्या करेगा? तो ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये अपने अंदर कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स सिक्रीट करेगा जिन्हें हम बुलाते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या बुलाते हैं? इंटरफेरॉन्स। तो यहां पर आपको ये जो प्रोटीन्स देखने को मिले ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर इंटरफेरॉन्स, जो कि इस इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल ने खुद प्रोड्यूस किए हैं और ये जाके उनको एक्सोसाइटोस कर देता है, बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। अब ये जो इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं ये नेबरिंग सेल्स के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं और जैसे ही रिसेप्शन होता है ऑफ दीज इंटरफेरॉन्स, ये जो नेबरिंग सेल्स हैं दे गेट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस सम एंटीवायरल प्रोटीन्स। क्या बनाने लगते हैं नेबरिंग सेल्स अपॉन द रिसेप्शन ऑफ दीज इंटरफेरॉन्स? यस, एंटीवायरल प्रोटीन्स। और वो एंटीवायरल प्रोटीन्स इन सेल्स को वायरस के अटैक से बचाता है एंड प्रिवेंट करता है फर्दर वायरल इन्फेक्शन को। सो आई होप ये वाला जो बैरियर था साइटोकाइन बैरियर भी आपको समझ आ गया होगा। सो दीज वर द 4 बैरियर्स जो कि हमें इन्नेट इम्यूनिटी कन्फर करती है और प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। सो इन्नेट इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपको बर्थ के साथ नहीं मिली, आपने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर की है ना? ओके, तो मतलब अपनी लाइफ टाइम में आप डिफरेंट पैथोजन से एक्सपोज हो गए, आपने डिफरेंट पैथोजन से एनकाउंटर किया होगा और उन पैथोजन के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी अपने आप को कैसे डिफेंड कर रही है, ओके, उन इम्यूनिटी या उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम बेसिकली बुलाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और अनलाइक दी इन्नेट इम्यूनिटी, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, यानी कि दैट मींस इट इज गोइंग टू बी पैथोजन स्पेसिफिक। हर अलग अलग पैथोजन के लिए हमारे पास अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होगा जो कि इस कैटेगरी में फॉल करेगा। सो दिस इज पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, ओके। अब यहां पर ये जो इम्यूनिटी हमको मिलती है ना, ये हमारी इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, उसके एक स्पेशल फीचर की वजह से मिलती है। क्या सोच सकते हो वो बॉडी का या हमारे इम्यून सिस्टम का वो स्पेशल फीचर क्या होगा? याद रखने की ताकत। ओके, सो याद रखिएगा। सो हमारे इम्यून सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है मेमोरी की, उसकी वजह से ये इम्यूनिटी हमको मिलती है। कैसे? विल ट्राई टू सी। सो देखो, जब भी हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन से पहली बार एनकाउंटर करती है तो हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो कि नॉर्मली लो इंटेंसिटी का होता है, मतलब ज्यादा कुछ खास इंटेंसिटी से बॉडी लड़ती नहीं है उस पैथोजन से। ओके, और इस रिस्पॉन्स को हम बुलाते हैं द प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या हुआ? अ लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज्ड और एनकाउंटर्ड विद द पैथोजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
गॉट इट? चलिए, देन वी हैव इज दी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब हमारी बॉडी ने पहली बार तो एक्सपोजर ले लिया टू दैट पर्टिकुलर पैथोजन, बट पहली बार तो वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लड़ नहीं पाई, लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसी ताकत भी है कि वो मेमोरी रख सकती है ऑफ दिस एनकाउंटर्ड पैथोजन, ओके, और वो मेमोरी के साथ नेक्स्ट टाइम अगर यही पैथोजन बॉडी में फिर से अटैक करता है, इस बार हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी मेमोरी की वजह से एक एनामनेस्टिक यानी कि एक याद करने की बेसिस पे जो जनरेट करने वाला रिस्पॉन्स है उसको यहां पर शो करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो क्या हुआ? सबसीक्वेंट एनकाउंटर्स पे विद द सेम पैथोजन हमारी बॉडी जो हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स जनरेट करती है उसे हम बुलाएंगे द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। गॉट दिस थिंग वेरी वेल? तो पहली बार हमारा एनकाउंटर हुआ तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो कि लो इंटेंसिटी था, बट दूसरी बार जब वही पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, हमारी बॉडी इस बार पूरी ताकत से उससे लड़ने के लिए रेडी रहेगी, बिकॉज उसके पास मेमोरी है कि पिछली बार इस पैथोजन ने हम पर इस तरीके से अटैक किया था, तो इस बार हमारे पास भी मेमोरी है कि हमें इसको अब कैसे अटैक करके बाहर भगाना है या फिर इसको हमें किल करना है उस पैथोजन को। गॉट इट? तो चलो, यहां पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, ये जो दो आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये हमारी बॉडी में एक्चुअली में कैसे डेवलप होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं? सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल, हमारी बॉडी में ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये कैरी आउट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल लिम्फोसाइट्स। अब स्पेशल लिम्फोसाइट्स याद करो, लिम्फोसाइट्स याद करो, ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, याद है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स की कैटेगरी में प्लेस करने वाले। तो वही लिम्फोसाइट्स के आपको दो स्पेशल टाइप देखने को मिलेंगे। वन इज कॉल्ड द बी लिम्फोसाइट्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड द टी लिम्फोसाइट्स। इनको हम बी सेल्स और टी सेल्स भी बुलाते हैं, ठीक है? अब देखो, ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये हमारी बॉडी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगी, हमारी बॉडी का जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है उसको कैसे जनरेट करने में हेल्प करेगी। सो ये जो आपको बी लिम्फोसाइट्स दिखाए जा रहे हैं, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, दीज आर द बी सेल्स, ठीक है? ये जो बी सेल्स हैं ये किसी भी पैथोजन को जब एनकाउंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, और उन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स या फिर उन प्रोटीन्स को ही रादर हम बुलाते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है? सो एंटीबॉडीज क्या हो गए? दीज आर द एंटीबॉडीज। तो यहां पर याद रखिएगा, तो ये स्पेशल टाइप के जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और द बी सेल्स, ये पैथोजन के एक्सपोजर पे रिलीज करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज बुलाते हैं जो कि लड़ते हैं उन पैथोजन से। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? तो बी लिम्फोसाइट्स कैसे हेल्प करेंगे हमें? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी पैथोजन। और जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है वो बेसिकली कुछ नए प्रोटीन्स लेकर आता है, फॉरेन प्रोटीन्स, और उन फॉरेन प्रोटीन्स को हम एंटीजेंस बुलाते हैं। सो एंटीजेंस से जब भी बॉडी का एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडीज बनेंगी किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, ठीक है, और द बी सेल्स की वजह से। ओके, बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। अब ये टी लिम्फोसाइट्स कैसे हेल्प करने वाला है, इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करने वाला है? देखो, टी लिम्फोसाइट्स खुद से कोई एंटीबॉडीज नहीं बना सकते, बट यस, ये टी लिम्फोसाइट्स बी सेल्स को यानी कि बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प कर सकते हैं टू प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज, इसलिए इनको हम हेल्पर टी सेल्स भी बुलाते हैं। तो यहां पर ये दिखाए जा रहे हैं आपको द टी सेल्स। तो ये खुद तो इन एंटीबॉडीज को नहीं बना सकते, बट श्योरली दे कैन हेल्प दीज बी सेल्स टू प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? सो आई होप आपको ये दोनों जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। आइए, अब यहां पर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है विद दैट स्पेशल प्रोटीन जो कि ये बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज बुलाते हैं। आइए समझते हैं कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को और कैसे इनके वेरियस टाइप्स जो हैं वो बॉडी में आपको वर्क करते हुए नजर आएंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट वील बी टेकिंग अप इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंटीबॉडी। तो एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए देखते हैं। आपके सामने एक टिपिकल एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को दिखाया भी जा रहा है बच्चों। यहां पर आप देख सकते हो एक टिपिकल एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि कंपोज होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। ओके, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ, यहां पर लिखता जा रहा हूं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से 2 चेन्स कहलाती हैं द हेवी चेन्स एंड 2 कहलाती हैं द
लाइटर चेन्स। इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज H2L2 मॉलिक्यूल, जिसमें 2 हेवी चेन्स हैं एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको इस स्ट्रक्चर में पहली चीज तो 2 रीजन देखने को मिल रहे हैं। एक ये वाला रीजन देखने को मिल रहा है, दिस रीजन, कैन यू सी? ये जो रीजन देखने को मिल रहा है, वी कॉल इट द स्टेम ऑफ द एंटीबॉडी। सो दिस इज द स्टेम। और ये फोर्क्ड जो पोर्शन देखने को मिल रहा है, फोर्क्ड, इसे हम बुलाते हैं द आर्म। क्या बुलाएंगे हम इसको? आर्म। ठीक है, सो आपको यहां पर 2 रीजन्स देखने को मिले, आर्म एंड द स्टेम। अब यहां पर आपको पहली चीज तो ये जो चेन देखने को मिल रही है पॉलीपेप्टाइड्स की, देख लो ये आपको लॉन्गर नजर आ रही हैं, राइट? इसका मतलब ये जो लॉन्गर चेन्स हैं इन्हें हम बुलाएंगे द हेवी चेन्स। तो ये क्या है आपकी? हेवी चेन्स। सो ये जो बड़ी वाली चेन देखने को मिल रही है, इनको हम हेवी चेन्स इसलिए बुलाते हैं बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। और यहां पर ऑब्वियसली इनका एक एन टर्मिनल होगा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो यहां पर अमाइनो ग्रुप फ्री होगा तो ये एन टर्मिनल, और यहां पर इसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा तो इसका सी टर्मिनल है। सिमिलरली यहां पर भी एन टर्मिनल और यहां पर भी इसका सी टर्मिनल। ठीक है, तो यहां कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री, यहां पर अमाइनो ग्रुप फ्री है। इतनी बात क्लियर है कोई? ओके, अब देखो इसके साथ इसके आर्म वाले रीजन में आपको एक छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिल रही है एंड दिस इज कॉल्ड द लाइटर चेन। तो इसमें भी आपको एक फ्री एंड पे अमाइनो ग्रुप फ्री नजर आएगा और एक यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप। सिमिलरली यहां पर कार्बोक्सिल और यहां पर अमाइनो ग्रुप। तो इनके एन टर्मिनल और सी टर्मिनल हमने बना दिए। अब देखो हर एक चेन में, चाहे वो हैवी चेन हो, ये बीच वाली जो है वो हैवी चेन है और ये वाली जो है साइड वाली, दे आर दी लाइटर चेन्स। अब स्टेम वाला जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ हैवी चेन से मिलकर बना है, और जो आर्म वाला रीजन है वो हैवी एंड लाइट दोनों ही चेन से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये क्या है हमारा? दी लाइटर चेन, और ये है हमारी हेवियर चेन। अब दोनों ही चेन्स में ना आपको एक वेरिएबल रीजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेरिएबल रीजन और द वेरिएबल पोर्शन, जो कि वेरी करने पर एंटीबॉडीज का टाइप बदल जाता है, राइट? सो यहां पर लेट मी मेंशन, ये जो रीजन आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको मैं येलो कलर से ऐसे दिखा देता हूं। ये जो रीजन आपको दिखाए जा रहे हैं, these are the variable regions of each polypeptide chain। तो ये क्या है? यहां पर आपको नजर आ रहे हैं द वेरिएबल रीजन्स। सो ये दोनों क्या है? वेरिएबल रीजन ऑफ दीज 2 चेन्स, और यहां पर भी ये 2 आपके वेरिएबल रीजन देखने को मिलेंगे। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का, दैट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट पोर्शन। तो ये इनका क्या है? कांस्टेंट पोर्शन। तो इनको हम कांस्टेंट रीजन बुलाएंगे। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल रीजन्स है ना बच्चों, इन वेरिएबल रीजन्स में आपको एंटीजन से बाइंड करने वाले साइट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई भी जो एंटीजन है, कोई भी फॉरेन प्रोटीन जब भी बॉडी में एंटर करता है तो वो जाके एंटीबॉडी के उन एंटीजन स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड करता है। तो देखो यहां पर ये जो वेरिएबल रीजन है ना, उनमें आपको कुछ इस तरीके के एंटीजन बाइंडिंग साइट्स देखने को मिलेंगी। तो इनको मैं ऐसे ब्लैक कर देता हूं। तो ये जो साइट्स आपको मैं दिखा रहा हूं, दीज आर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। क्या है ये? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। सो इनको हम मेंशन कर लेते हैं एज एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। इसका मतलब कोई भी एंटीजन जाके जब भी बॉडी में एक्सपोज होगा, एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा तो वो यहीं पर जाके बाइंड करता है। हर एंटीबॉडी का एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसके अगेंस्ट वो वर्क करती है। सो रिमेंबर, यहां पर ये जो स्पेसिफिक साइट है यही डिटरमिन करेगी कि कौन सा एंटीजन जाके यहां एंटीबॉडी पे बाइंड करने वाला है।
ओके, अब ये जितनी भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, ये आपस में भी ज्वाइंट हैं। ज्वाइन कैसे हो सकती हैं, आइए देखते हैं। सो ज्वाइनिंग के लिए यहां पर इनको देखने को मिलेगा आपको बॉन्डेज, और ये जो बॉन्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी डाइसल्फाइड लिंकेज। तो देखो आपको यहां पर एक लाइट चेन और एक हेवी चेन आपस में ज्वाइन नजर आती है बाय वन डाइसल्फाइड बॉन्ड। सिमिलरली यहां पर भी आपको ये हेवी और लाइट चेन एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच नजर आएगी। गॉट इट? और आपको यहां क्या देखने को मिलेगा कि ये जो 2 हेवी चेन्स हैं ये भी आपस में कनेक्टेड होती हैं बट बाय 2 डाइसल्फाइड लिंकेज। तो यहां पर आपको ये जो बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं दे आर दी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 डिफरेंट चेन्स के बीच में आपको यहां पर सल्फर सल्फर लिंकेज देखने को मिलेगी। एक्चुअली सल्फर सल्फर लिंकेज होती है ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स इन दीज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी होंगे ना, तो जब वो आमने सामने आते हैं तो उनके बीच में लिंकेज हो जाती है, द डाइसल्फाइड लिंकेज। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चेन पे प्रेजेंट 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बीच में भी आपको एक लूप ऑफ लिंकेज देखने को मिले, जैसे कुछ यहां देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस वेरिएबल पोर्शन में भी 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के सल्फर एटम्स के बीच में भी लिंकेज देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहां पर इस कांस्टेंट पोर्शन में भी देखने को मिलेगी, ओवर हियर ऑल्सो एंड ओवर हियर ऑल्सो। सिमिलरली आप यहां पर भी देखोगे, यहां पर भी देखोगे, ओवर हियर ऑल्सो एंड ओवर हियर ऑल्सो। और तो और आपको यहां पर स्टेम रीजन में भी देखने को मिलेगा। तो आई डोंट हैव मच स्पेस ओवर हियर, तो मैं यहां पर इसको ऐसे बना देता हूं कि एक इधर पर और दूसरी इधर पर। सिमिलरली इसी के ऑपोजिट दूसरी, और यहां पर भी ऐसे ये चौथी। तो यहां पर 4 और यहां पर भी आपको 4 ऑन ईच ऑफ दी आर्म रीजन। तो इन टोटल आपको यहां पर 12 जो है सल्फर सल्फर लूप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहां पर 4, यहां पर 4 और यहां पर 4। बट आपको जो डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी 1 ओवर हियर, सेकेंड 1 ओवर हियर, और 2 यहां पर देखने को मिलती है बिटवीन द 2 हेवी चेन्स। सो आई होप आपको द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंटीबॉडी तो अच्छे से समझ आ गया होगा। सो एक टिपिकल एंटीबॉडी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, राइट? ओके, अब हम देखते हैं बॉडी में आपको कितनी टाइप की एंटीबॉडीज मिल सकती हैं। सो नेक्स्ट वील बी टेकिंग अप इज द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज सीन इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों, बिगिनिंग विद द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, लेट मी टेल यू, हम ह्यूमन बॉडीज में पाई जाने वाली जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उन्हें हम 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो क्लासेस, आइए देखते हैं। तो आपको सामने यहाँ पर डिफरेंट टाइप की यहाँ पर एंटीबॉडीज दिखाई जा रही हैं। वन इज IgG, अदर वन इज IgE, देन वी हैव इज IgD, देन वी हैव IgM, और वी हैव द लास्ट वन विच इज कॉल्ड द IgA। अब आप सोच रहे हो कि ये IG क्या है? एंटीबॉडीज का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलेंस। ओके, कुछ ऐसे ग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बुलाते हैं? इम्यूनोग्लोबुलेंस। गॉट इट? चलो बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टाइप। आपके सामने यहां पर पहली टाइप की जो एंटीबॉडी दिखाई जा रही है दैट इज IgG टाइप। लेट मी टेल यू, ये हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा अबंडेंट एंटीबॉडी है। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। इतनी बात याद रखिएगा। साथ ही साथ इस एंटीबॉडी की खासियत क्या है? ये एंटीबॉडी ट्रांसप्लासेंटल है। दैट मीन्स ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट फ्रॉम द मदर टू द फीटस। तो यानी कि ये हमें मदर से उसके प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर होते हुए या फिर आपको क्रॉस करती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब ये क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। इतनी बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट इज IgE। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है बच्चों, ये एक्ट करता है अगेंस्ट द एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, तो ये आपको इफेक्टिव देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन D। अब ये भी देखो, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये आपको एलर्जेंस के अगेंस्ट और जो टॉक्सिन्स होते हैं
उनके अगेंस्ट वर्क करता हुआ नजर आएगा. सो इट एक्ट्स अगेंस्ट allergens and toxins. और इस इम्यूनोग्लोबुलिन की एक और खासियत है, ये ऑल्सो स्टिमुलेट करता है हमारे बी सेल्स को. याद है ना, बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडीज बनाते थे, तो ये हमारे बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस ऑल द अदर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. तो इट स्टिमुलेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस other antibodies also. ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? वी हैव द नेक्स्ट वन एज IgM, जो कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंटली ऐसे डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं. द रीजन बीइंग क्योंकि हमको इतना एनसीईआरटी में बताया भी नहीं गया है इनके बारे में. IgM के बारे में इतना जान रखो. पहली चीज, ये सबसे लार्जेस्ट है अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. सो दे आर द लार्जेस्ट वंस. तो यहां पर ये आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट देखने को मिलेंगे. एंड दे यूजुअली एग्जिस्ट एज पेंटामर्स, यानी कि 5 के 5 एंटीबॉडीज जो हैं वो आपस में लिंक्ड होंगी टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इस तरीके से एक पेंटामर फॉर्म करती हुई नजर आएगी, जो कि फॉर्म करेगी द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, दैट इज IgM. एंड सबसे आखिरी वाली जो हमारे पास है दैट इज IgA, जो कि यूजुअली एक डायमर की तरह एग्जिस्ट करती है. दैट मींस दो एंटीबॉडीज आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और ये डायमर की तरह एग्जिस्ट करेगी. सो यूजुअली एग्जिस्ट एज डायमर्स. और ये हमारी बॉडी की सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि हमारी बॉडी की डिफरेंट सिक्रीशंस में पाया जाता है. ओके, सो इसको हम बुलाएंगे सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन. तो बॉडी की जितने भी सिक्रीशंस हैं, चाहे आपके टीयर्स हो, चाहे आपके सलाइवा हो, इवन यूरिन, इवन द मिल्क, मदर्स मिल्क, एंड स्पेशली मदर के मिल्क में जब इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन होता है, जो वो येलोइश कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, वो रिच होता है इस एंटीबॉडी में, विच इज IgA. सो ये आपको कहां पर रिच अमाउंट में देखने को मिलेगा? इन दी कोलेस्ट्रम. ये पॉइंट आपको याद रखना है बिकॉज एनसीईआरटी में ये मेंशन है. अब प्लेसेंटा को क्रॉस करके कौन सी आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेगी? दैट इज IgG. और कोलेस्ट्रम के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी कन्फर होती है फ्रॉम द मदर टू द इन्फेंट? दैट इज IgA. इनफैक्ट IgA आपको बॉडी के डिफरेंट सिक्रीशंस में प्रेजेंट नजर आएगी. ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो कि एक ह्यूमन बॉडी में आपको मिलती हैं. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी. तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स. मतलब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो आखिरकार कैसे रिस्पॉन्सिव होती है, कैसे इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एनी इन्वेडिंग पैथोजन. ठीक है, अब इसके दो टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू द पैथोजेंस. वन इज कॉल्ड द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों में क्या डिफरेंस है. देखो, ह्यूमोरल वर्ड, यहां पर ह्यूमर वर्ड याद करो कहां से आ रहा है. हमने अपने चैप्टर को बिगिन करते ही मैंने आपको पहले ही टॉपिक में एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया था, ह्यूमोरल थ्योरी से. याद है, ह्यूमोरल हाइपोथेसिस. ह्यूमर वर्ड का मतलब होता था बॉडी फ्लूइड्स. एग्जैक्टली. सो बॉडी फ्लूइड्स में समथिंग इज गोइंग टू बी प्रेजेंट जो कि इन्वेडिंग पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्ट करके उनको किल करने की कोशिश करेगा. क्या आप सोच सकते हो कि वो क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड, लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं स्पेशल ब्लड कॉर्पसेल्स, लिम्फोसाइट्स. और लिम्फोसाइट्स में भी आपको एक टाइप के लिम्फोसाइट्स मिलते हैं विच आर कॉल्ड द बी लिम्फोसाइट्स और द बी सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ के आए. सो एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन है आपको पता है, ये एंटीबॉडीज जाके अटैक करती हैं इन्वेडिंग पैथोजन पर. इसका मतलब ये वाला जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स. इसीलिए, और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये प्रेजेंट होंगी बॉडी के फ्लूइड में, ब्लड और लिम्फ में, इसीलिए इसको हम बुलाएंगे ह्यूमोरल रिस्पॉन्स. गॉट इट? ओके, सो इट इज गोइंग टू बी कैरिड आउट बाय द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ब्लड. और इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये एक एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स है. तो इस बात को यहां लिख भी लेते हैं, इट इज एंटीबॉडी
मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके। सो यहां आपने देखा कि ब्लड में प्रेजेंट है ये एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो हैं जब भी किसी भी पैथोजन को एनकाउंटर करेंगी तो उस पर जाकर ये अटैक कर देंगी। गॉट इट? ओके। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है। एंटीबॉडीज को इनडायरेक्टली प्रोड्यूस कौन करता था? द बी लिम्फोसाइट्स। इसका मतलब ये जो रिस्पॉन्स है इट इज बेसिकली कन्फर्ड बाय अ सिस्टम ऑफ बी सेल्स और द बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ओके। जो सेकेंड टाइप का हमारा रिस्पॉन्स है वो है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। अब नाम बता रहा है कि ये वाला जो रिस्पॉन्स है वो बॉडी में प्रेजेंट कुछ सेल्स करने वाले हैं। अगेन वो जो सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी द अदर स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जिन्हें हम बुलाते हैं द टी लिम्फोसाइट्स और द टी सेल्स। तो ये कैरी आउट करते हैं द टी सेल्स। ये टी सेल्स जाकर डायरेक्टली बिना आपको तो पता है टी सेल्स कोई एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करते नहीं है ना, तो ये डायरेक्टली जाकर किसी भी इन्वेडिंग पैथोजन पर अटैक कर देते हैं, उसको किल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इनमें से कुछ टी सेल्स जो हैं वो हेल्पर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जाकर इन बी सेल्स को यानी कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी इन्वेडिंग पैथोजन। ठीक है ना इतनी बात? ओके। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स है ये आपको कहां पर ज्यादा सिग्निफिकेंट नजर आएगा? देखो, जैसा कि मैंने बताया ये डायरेक्टली इन्वेडिंग पैथोजन पर अटैक करेगा। इनफैक्ट ये कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी वर्क करता है। और तो और जब कभी किसी पर्सन के केस में उनका एक पर्टिकुलर मेजर ऑर्गन सेटिस्फैक्टरीली फंक्शन नहीं करता है, फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, लीवर हो गया, और बात आती है उसको ट्रांसप्लांट करने की, तो ऐसे में सर्च बिगिन होती है फॉर अ सूटेबल डोनर। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि हम किसी भी पर्सन का ही मतलब किसी भी डोनर का हम वो पर्टिकुलर ऑर्गन जाकर उस पेशेंट में लगा दें? कुछ आपने सोचा होगा ना, जब भी कभी भी ट्रांसप्लांटेशन होता है या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड तक होता है तो हमेशा ब्लड ग्रुप्स मैच किए जाते हैं और डोनर्स के जो कंपैटिबिलिटी है उसको चेक किया जाता है, डोनर और जो रिसिपिएंट है। ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज अगर हम किसी भी ऐसे ही पर्सन, रैंडम पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देंगे तो हमारी बॉडी के पास एक और हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसके पास एक और ताकत होती है, एक और मेजर प्रॉपर्टी होती है अदर देन दी मेमोरी। उसके पास एक और ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्स। मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आसानी से बहुत अच्छे से पहचानता है कि ये सेल और ये प्रोटीन मेरी बॉडी का है और ये जो दूसरा मुझे सेल देखने को मिल रहा है या प्रोटीन मिल रहा है ये एक फॉरेन बॉडी है या एक फॉरेन प्रोटीन है जो कि मेरी बॉडी में घुस आई है और मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो अगर मैं किसी भी रैंडम पर्सन का बिना ही ऑर्गन की जो कंपैटिबिलिटी है उसको चेक किए बिना मैं डायरेक्टली उसको ट्रांसप्लांट कर दूं, उस ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट करने पे क्या होगा, ये जो टी लिम्फोसाइट्स इनकी आर्मी जाकर उस ऑर्गन पर अटैक कर देगी और उसको रिजेक्ट कर देगी। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे उस ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट पे ही अटैक कर देगा और वो ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी जो है वो एक तरह से टोटली वर्थलेस हो जाएगी। ओके, सो ऐसे में एक पर्सन को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस्ड रहे ताकि वो उस ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट पे जाकर एक्ट ना कर पाए, उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। राइट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज देखो एग्जामिनेशन में मैंने देखा है बहुत बारी इसी लाइन पर क्वेश्चन आता है। तो अक्सर ही ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा है जो कि एक ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एंड दैट इज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। So I hope now the various type of acquired immune response related to acquired immunity is also very clear. So ये topic acquired immunity का यहीं पर क्लियर हो जाता है। ओके, सो we'll moving on to the next topic. So I hope आपको यहाँ तक के टॉपिक्स में कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ओके, तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब आप बोलोगे सर हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर में बट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी नहीं पढ़ा, तो ये तो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे ना। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पहले बिगिन करते हैं विद दी एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो कि एक बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस करती है, सेल्फ अपना डिफेंस सिस्टम रेडी करती है टू फाइट अगेंस्ट एनी डिसीज। अब ये कैसे होगा? देखो, हमारी बॉडी नॉर्मली एंटीबॉडीज या फिर किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट तब वर्क करती है जब वो पहली बार या बार बार एक पैथोजन से एनकाउंटर करती है। तो जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन प्रोटीन या फॉरेन सेल हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारी बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम को क्या करती है? ट्रिगर करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। तो इसका मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द एक्सपोजर टू एंटीजेंस।
एंटीजन्स आर द फॉरेन प्रोटीन्स, राइट? ओके, सो जब भी कोई फॉरेन बॉडी एंटर करेगा, कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी सेल्फ उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो इस सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को ही हम एक्टिव इम्यूनिटी बुलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद से कर रही है, राइट? ओके, अब नॉर्मली जब भी एक्सपोजर होता है तो इस टाइप की इम्यूनिटी को डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगता है। सो दिस इज अ स्लो टाइप ऑफ इम्यूनिटी, राइट? तो पहली बार कोई भी पैथोजन बॉडी में आएगा तो बॉडी को समझने में टाइम लगेगा ना, कि कौन सा फॉरेन जो प्रोटीन है वो बॉडी में एंटर किया, उसके अगेंस्ट मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, कैसे उसको किल करूं। तो इट टेक्स टाइम, सो इट इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, राइट? ओके, बट सब्सिक्वेंटली अगर वही पैथोजन आएगा तो आपको पता है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके पास पावर ऑफ मेमोरी है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो इस बार उसको इतना टाइम नहीं लगेगा टू एक्ट अगेंस्ट दोस पैथोजन। गॉट इट? ओके, यहां पर एक्टिव इम्यूनिटी कैसे और एक्वायर की जा सकती है? एक तो है नॉर्मली आप किसी पैथोजन से डायरेक्टली एक्सपोज रहो और वो पैथोजन आपकी बॉडी में बार बार आएगा तो आप बॉडी के डायरेक्टली उस एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हो, उन एंटीबॉडीज को बना के रख सकते हो। दूसरा तरीका है कि हम उन एंटीजेंस को डेलिबरेटली इंजेक्ट करें बॉडी के अंदर। ऐसे ही नहीं करें डायरेक्टली, हम उनको वीकन करके कर सकते हैं, हम वीक करके या उनको किल करके। तो एक एंटीजन जो कि किसी भी पैथोजन के फॉर्म में होगा, तो उस पैथोजन को अगर हम बहुत वीक कर दें या ऑलमोस्ट उनको किल कर दें, तो ऐसे पैथोजन को जब हम किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक फॉरेन प्रोटीन समझेगा, एक फॉरेन बॉडी समझेगा, जिसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाएगा, है ना? तो इसका मतलब ऐसे में हम इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस के दौरान, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को ट्रिगर की जो प्रोसेस करते हैं, जैसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, उस प्रोसेस के दौरान अगर हम एक एंटीजन को डेलिबरेटली इंजेक्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज बना देता है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन। सो इट कैन आल्सो बी इंड्यूस्ड डेलिबरेटली बाय इंजेक्टिंग माइक्रोब्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिजीज कॉजिंग पैथोजन्स, राइट, ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी ही देर में और समझाने वाला हूं। अभी के लिए एक्टिव इम्यूनिटी आपको समझ में आ गई, एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि एक्सपोजर ऑफ पैथोजन्स या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारी बॉडी खुद डेवलप करती है, राइट? एक दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका है द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाती है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन। इनफैक्ट हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। एक्टिवली नहीं हो रहा है, बॉडी ने एक्टिवली खुद प्रोड्यूस नहीं की है, दे आर डायरेक्टली पैसिवली टेकन, ओके, एंड वो भी रेडीमेड एंटीबॉडीज को पैसिवली टेक कर लिया जाता है फ्रॉम एनी सोर्स, राइट? तो एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एक इन्फेंट रिसीव करता है एक एंटीबॉडी जिसका नाम है IgA, रिमेंबर, फ्रॉम द कोलोस्ट्रम। याद करो, येलोइश फ्लूइड जो कि इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में मदर प्रोड्यूस करती है। तो इस कोलोस्ट्रम जो कि मदर के लैक्टेशन पीरियड में प्रोड्यूस होता है, वो प्रोवाइड करता है इन्फेंट को विथ इम्यूनोग्लोबुलिन A। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है, IgA जो है वो हमारे नॉर्मली सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि बॉडी के सारे फ्लूइड्स में मिलता है और ये अबंडेंट अमाउंट में मिलता है मदर के कोलेस्ट्रम में। गॉट इट? अनदर वन जो आपको देखने को मिलेगी एक एंटीबॉडी का ट्रांसफर होना, दैट इज द वन जो कि ट्रांसप्लेसेंटल थी। याद करो कौन सी थी, जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती थी फ्रॉम द मदर टू द बॉडी ऑफ द फीटस, और वो थी IgG। तो देखो अनदर वन क्या है, जो फीटस है उसको भी एंटीबॉडीज मिल सकती हैं फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा, और जो यहां पर एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है इट इज गोइंग टू बी IgG, ठीक है? और यहां पर ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड इट इज गोइंग टू बी IgA। सो याद रखिएगा, इस तरीके से हम रेडीमेड एंटीबॉडीज भी रिसीव कर सकते हैं। जैसे यहां पर दोनों ही केसेस में जो इन्फेंट या फीटस है वो इन एंटीबॉडीज को डायरेक्टली ले रहा है पैसिवली फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इज वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो आ गया ना भाई इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी। इम्यूनाइजेशन में आप क्या कर रहे हो, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हो कि वो किसी भी इन्वेडिंग पैथोजन के अगेंस्ट एक्टिव रहे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसको न्यूट्रलाइज करता रहे। गॉट इट? सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का, ये आपको किस प्रिंसिपल पे वर्क करता हुआ नजर आएगा, तो उसके प्रिंसिपल समझ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, और जो प्रॉपर्टी जिस पे ये डिपेंडेंट है इट इज द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम।
ओके मतलब याद रखने की ताकत, हमारा इम्यून सिस्टम पहचान सकता है, याद रख सकता है कि इस पैथोजन को हमने पहले भी एनकाउंटर किया है और उसके लिए उसके पास प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज रखी हुई होती हैं जिसको वो मैसिव अमाउंट में प्रोड्यूस करता है और उस पैथोजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। आइए एक इम्यूनाइजेशन का जो एंटायर स्कीम है वो कैसे वर्क करता है, जो वैक्सीनेशन की स्कीम है वो कैसे वर्क करती है, विल ट्राई टू फिगर इट आउट। चलो यहां पर इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हो, बहुत शॉर्ट स्टेप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो नॉर्मली इम्यूनाइजेशन में हम करते क्या है, जो भी फॉरेन प्रोटीन है, अब वो फॉरेन प्रोटीन जो है वो डेफिनेटली किसी पैथोजन पे ही लगा हुआ होता है, उसके आउटर सरफेस पे, जिसको कि हमारी बॉडी पहचानती है। तो हम चाहें तो उस फॉरेन एंटीजेनिक प्रोटीन को खुद लैबोरेटरी में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो हम एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन, उस प्रोटीन का ही एक आर्टिफिशियल प्रिपरेशन भी, या फिर उस प्रोटीन को डायरेक्टली फ्रॉम दैट पैथोजन भी ले सकते हैं। सो एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर्सन की जिसको कि हमें इम्यूनाइज करना है, राइट। सो दो तरीके हो सकते हैं। यहां पर जो एंटीजेनिक प्रिपरेशन है, इट कैन बी द प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन, मतलब हम पूरा का पूरा पैथोजन नहीं डाल रहे हैं, इनफैक्ट हमने वो पैथोजन का जो प्रोटीन है जो कि एक्चुअली डिजीज कॉज करता है उसको ही हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट करके लैबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लिया और उसको डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट किया। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। सेकेंडली, हम पूरे के पूरे पैथोजन को ही बॉडी में इंट्रोड्यूस करें, बट अगर हम उसको बहुत ही एक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, जब उसके पास हाई पोटेंशियल होती हैं टू कॉज अ डिजीज, तो वो हमें डिजीज कॉज कर सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस पर इतनी स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो पहली बार उससे एक्सपोज होना जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर जो भी पैथोजन बॉडी में डालने वाले हैं, इट नीड्स टू बी इनएक्टिवेटेड और इट शुड बी वीकेंड। तो या तो वो बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जाना चाहिए, इनएक्टिव कर दिया जाना चाहिए, या फिर उसको लगभग किल ही कर देना चाहिए, राइट। सो ऐसा जो इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इसे हम बुलाते हैं वैक्सीन। क्या बुलाते हैं? वैक्सीन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने क्या किया, जिस पर्सन को हमें इम्यूनाइज करना है अगेंस्ट एनी पैथोजन, तो उस पैथोजन का वो स्पेसिफिक जो एंटीजेनिक प्रोटीन है, या तो हम वो इंजेक्ट कर दें, या फिर उस पैथोजन को बहुत ही वीक करके, किल करके, इनएक्टिवेट करके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दें। अब इससे क्या होगा, अब क्या होगा, जब भी बॉडी के अंदर ये एंटीजेनिक प्रिपरेशन जाएगा तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, और जैसे ही ट्रिगर होगा वो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। अब क्या होगा, सो जो इंटरैक्शन होगा एंटीबॉडीज का विद द एंटीजन और द फॉरेन प्रोटीन, दैट विल न्यूट्रलाइज द एक्टिविटी ऑफ द पैथोजन। तो पैथोजन का जो भी न्यूट्रलाइज इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा दीज एंटीबॉडीज। बट ये जो वैक्सीन हमने या फिर ये जो एंटीजेनिक प्रिपरेशन हमने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, वो साथ ही साथ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में जनरेट कर जाएगा द मेमोरी बी एंड द टी सेल्स। तो हमारी बॉडी में मेमोरी पोजेस करने वाले बी सेल्स और टी सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स भी बन जाएंगे। अब इन सेल्स के पास मेमोरी रहेगी इस पैथोजन से एक्सपोज या फिर एनकाउंटर की। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर यही पैथोजन या फिर उसका जो एंटीजेनिक प्रोटीन है वो किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी में नेचुरली भी इन्वेड करता है ना, तो हमारी बॉडी जो है वो मैसिव प्रोडक्शन करेगी एंटीबॉडीज का ऑन ऑल द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स, ताकि जितनी बार ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे, हमारे पास ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है, बस उसको मैसिव अमाउंट में बनाएगा, ये मैसिव अमाउंट में उसका मैन्युफैक्चर करेगा और साथ ही साथ वो रिलीज कर देगा उसको ब्लड स्ट्रीम और बॉडी फ्लूइड्स में, जिसमें वो जाकर उस एंटीजन पर अटैक करेगी और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो इस तरीके से इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आई होप आपको ये इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मैं आपको एक स्पेशल केस ऑफ इम्यूनाइजेशन बताने जा रहा हूं, दैट इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो बच्चों आइए बिगिन करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो बच्चों अपने पिछली स्लाइड के फ्लो चार्ट में आपने देखा था कि कैसे हमने एंटीजेनिक प्रिपरेशन को बॉडी में डाला और वेट किया एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होने का बाय द बॉडी इटसेल्फ। तो ऐसे में हमारी बॉडी ने सेल्फ अपने आप को इम्यूनाइज कर लिया बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इटसेल्फ। तो ऐसे में एक्टिव इम्यूनाइजेशन का वो एग्जाम्पल था जहां पर बॉडी ने खुद से वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की हैं अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन और द एंटीजेनिक प्रिपरेशन रादर। बट पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा, यस जैसा कि नाम बता रहा है, यहां पर हमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करना होगा। अब ये सिनेरियो कब आता है, हमें कौन सी वो कंडीशन है जब पैसिव इम्यूनाइजेशन की जरूरत पड़ती है।
ओके जैसे कि हमने कोविड के टाइम्स में भी देखा था। आइए पहले तो एक रैंडम सिंपल सा केस ले लेते हैं। इमेजिन करो आपकी बॉडी को एक ऐसे पैथोजन ने इन्वेड किया है जो कि एक बहुत ही डेडली माइक्रोब है, और अगर उसको हमने बहुत जल्दी अटेंड नहीं किया, इट कुड बी फेटल फॉर योर लाइफ, जैसे कि कोविड के टाइम्स में हो रहा था, है ना। उस टाइम पर हमें वैक्सीन लेना जो था वो इतना ज़्यादा इतने जल्दी क्यों लेने के लिए बोला जा रहा था? द रीजन बीइंग क्योंकि एक्सपोजर टू दैट पैथोजन और द कोरोना वायरस वॉज बेसिकली वॉट? फेटल फॉर अस, राइट। इसीलिए तो ऐसे में अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर वो क्विक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा अगेंस्ट दैट पैथोजन, तो बहुत देर हो जाएगी और इट कुड लीड टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो ऐसे में हमें कुछ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीटॉक्सिन्स को इंजेक्ट करना होगा डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ताकि हम उसको टाइमली वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा पाएं और उस पैथोजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएं। तो यहाँ पर देखो पैसिव इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब वर्क करेगा? जब हम यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स चाहते हैं, वो भी क्विक इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ डेडली माइक्रोब चाहते हैं। और वो कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय इंट्रोड्यूसिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स डायरेक्टली इनटू द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहां देखो जो वर्ड आता है एंटीटॉक्सिन्स, दिख रहा है ना। अब एंटीटॉक्सिन्स का क्या मतलब है? नाम कुछ डिफरेंट नहीं है, ये भी टाइप ऑफ एंटीबॉडी ही है, बट ये एंटीबॉडी किसी स्पेसिफिक टॉक्सिन के अगेंस्ट वर्क करती है, ना कि किसी पैथोजन या फिर एंटीजन के अगेंस्ट, राइट। तो टॉक्सिन क्या हुआ? बॉडी के लिए कोई भी सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक होगा वो टॉक्सिन हुआ, और उस टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं उन पर, वो कहलाती हैं द एंटीटॉक्सिन्स। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो स्नेक बाइट एंड टेटनस, राइट। सो इवन स्नेक बाइट का एग्जांपल बड़ा ही रेलेवेंट एग्जांपल है। जब आपको एक सांप काटता है तो क्या आप हमारी बॉडी का वेट करोगे टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, उसके वेनम के अगेंस्ट वर्क करने के लिए? नहीं भाई, हम अगर देर करते हैं तो इट कुड लीड टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसे में क्या करना होगा? यस, वी हैव टू सून इंजेक्ट द एंटी वेनम। अब एंटी वेनम कुछ नहीं है, दीज आर द एंटीबॉडीज व्हिच वर्क अगेंस्ट द वेनम, ओके, जो कि पॉइजनस है फॉर अस। सो एज सच यहां पर इस तरीके से हमें पैसिव इम्यूनाइजेशन हेल्प करता है टू जनरेट अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी डेडली माइक्रोब और एनी डेडली टॉक्सिन। गॉट इट? चलो अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आज कोविड वैक्सीन जो थी वो इतनी स्पीडली क्यों बन पाई? एग्जैक्टली ड्यू टू द एडवांसमेंट्स इन बायोलॉजी, है ना। और कैसे? ड्यू टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, जिसको कि हम ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सो इसको ऐसे समझो, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एंटायर सिनेरियो है, ये जो पूरी फील्ड है, इसने एनेबल किया है कि हम एंटीजेनिक प्रोटीन्स को डायरेक्टली लैबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकें इन पैथोजेंस, इन डिफरेंट पैथोजेंस के जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं उनको हम बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोई पैथोजन है, देखो नॉर्मली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जब एक एंटीजन एनकाउंटर होता है। एंटीजन एक फॉरेन प्रोटीन है, मतलब अगर कोई बाहर से कोई दूसरा पैथोजन भी आया, कोई ऑर्गेनिज्म आया, सपोज एक बैक्टीरिया ने इन्वेट किया या फिर एक वायरस ने इन्वेट किया या एक वर्म ने इन्वेट किया, ठीक है। तो इन्वेट करते टाइम उसकी बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट जो प्रोटीन्स हैं उनको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है। ओके, इसका मतलब हमारे बॉडी के पास ताकत है टू रिकॉग्नाइज देम एज अ फॉरेन सेल, है ना, या फिर फॉरेन प्रोटीन जिन्हें हम एंटीजेनिक प्रोटीन बुलाते हैं। ओके, सो उन एंटीजेनिक प्रोटीन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। गॉट इट और नॉट? तो हम चाहें तो इन एंटीजेनिक प्रोटीन्स को लैबोरेटरी में डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी विच इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उन एंटीजेनिक प्रिपरेशंस को हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए जो मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था ना, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टू नेचुरली डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर के लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है उसको प्रोड्यूस कर लिया जा चुका है एंड दैट इज फ्रॉम द यीस्ट। सो यीस्ट की मदद से हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बना चुके हैं। ओके ओके, एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली में एनेबल किया है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, है ना। इस
फील्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल वैक्सीन्स और इन द वाइड स्प्रेड ऑफ इम्यूनाइजेशन ड्राइव, राइट। तो ये इंश्योर करता है जितनी ज़्यादा वैक्सीन होंगी ना उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उन वैक्सीन की फॉर इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सकते हैं अगेंस्ट एनी डेडली डिजीज। सो आई होप द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द एलर्जीज। अब ये जो टर्म एलर्जी है ये आपने अपने आसपास बहुत ही कॉमनली सुना होगा। अक्सर ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें डस्ट से एलर्जी है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें पोलन से एलर्जी है, कुछ लोगों के लिए कुछ ईटेबल आइटम जैसे कि पीनट से लोगों को एलर्जी होती है। बट एलर्जी आखिरकार है क्या? बायोलॉजिकल टर्म्स में हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो बच्चों, एलर्जी देखा जाए तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है टू एनी एंटीजन जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कोई भी फॉरेन प्रोटीन जिससे हमारी बॉडी एनकाउंटर करती है पहली बार या फिर एक्सपोज होती है, अगर उस एक्सपोजर के दौरान हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है अगर बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स या एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स डेवलप करती है, इसका मतलब हमारी बॉडी एलर्जिक है टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट। इस टाइप के हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को हम एलर्जी या फिर एलर्जिक रिएक्शन बुलाते हैं। गॉट दिस पॉइंट वेरी वेल? ठीक है, तो डिफाइन कर लें अगर एलर्जी को, तो ये क्या है? exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment. Okay, now we'll talk about the allergens. ये जो टर्म आता है allergens ये क्या है? ये वो सब्सटेंस है जिनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक exaggerated response डेवलप करता है, राइट। तो यहाँ पर एलर्जेंस क्या है? दीज आर दो सब्सटेंस जिनके अगेंस्ट ये एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बता सकता है? मैंने एग्जाम्पल आपको खूब सारे दे भी दिए थे। सो वन वाज डस्ट, द अदर वन वाज पोलन। तो पोलन की वजह से होने वाली जो एलर्जी है जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, याद करो उसको हम क्या बुलाते थे? ये हमने चैप्टर रेस्पिरेशन, जब हमने रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। सो पोलन एलर्जी को हम बुलाते हैं हे फीवर, राइट। सो पोलन से होने वाली एलर्जी, तो इसका मतलब पोलन कैन ऑल्सो बी वन एलर्जन। देन देयर कुड बी माइट्स इन द डस्ट, डस्ट में प्रेजेंट होने वाले माइट्स, इनफैक्ट एनिमल डैंडर्स। सो एनिमल डैंडर क्या होता है भाई? कुछ फ्लेक्स ऑफ स्किन, स्किन के कुछ फ्लेक्स होते हैं ना जो कि शेड ऑफ होते रहते हैं बाय ऑल द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो अगर वो भी एयर में इस तरीके से फ्लोट करते रहेंगे एंड अगर हम उनको इनहेल करते हैं तो दे कुड बी पोटेंट एलर्जेंस, राइट। तो देयर कुड बी मेनी अदर एग्जांपल्स जो कि एलर्जेंस में फॉल करते हैं, बट दीज वर फ्रॉम द एनसीईआरटी। आई फेल्ट इनको मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब ये जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में, इनको ट्रिगर करने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज बनती हैं? याद करो, हमने सारे टाइप की एंटीबॉडीज पढ़ी थी। तो एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे जो एंटीबॉडी एक्टिव होती है, इट इज गोइंग टू बी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जेंस आर कॉल्ड IgE। आ गया समझ? चलो अब हम एलर्जीज में देखे जाने वाले कॉमन सिम्टम्स को देख लेते हैं। तो कॉमन सिम्टम जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम देखने को मिलते हैं, कम ऑन आप भी बता सकते हो कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको बताने हैं। पहला है भाई स्नीजिंग। पोलन एलर्जी के टाइम पर सबसे ज्यादा देखा गया है भाई। पोलन इनहेल करते टाइम लोगों को बहुत छींक आती है, इनफैक्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी देखने को मिली है। ओके, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। देन देयर कुड बी वाटरी आईज, अगर ये पोलन जो है वो आंखों में जाए तो वाटरी आईज, रेडनेस ऑफ द आई का होना या फिर रनी नोज का आना, ये सारे सिम्टम्स। इवन कई बार कुछ ऐसे सब चांसेस होते हैं जब बॉडी में रिएक्ट करते हैं तो स्किन पर रैशेस कॉज कर जाते हैं। ऑल दीज कुड बी वेरी कॉमन सिम्टम्स विच कैन बी सीन इन केस ऑफ एलर्जीज, राइट। तो ये थे बेसिक सिम्टम्स जो कि एलर्जीज में देखने को मिलते हैं। अब ये एलर्जीज को कॉज करने वाले बॉडी में कौन से केमिकल्स हैं, आइए देखते हैं। सो एलर्जी बॉडी के अंदर कॉज होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, और उन केमिकल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी हाईलाइट देम। सो हाईलाइट अगर मैं आपके लिए कर दूं, सो हिस्टामिन नाम का ये पर्टिकुलर जो केमिकल है, और दूसरा है सेरोटोनिन। अब देखो आपको याद आ रहे होंगे ये टर्म्स, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि रिलीज होते हैं बाय दी मास्ट सेल्स। तो ये जो मास्ट, याद करो मैंने आपको जब एस्मा पढ़ाया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, आई हैड टोल्ड यू दिस थिंग, जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर आपको मास्ट सेल्स देखने को मिलते हैं, याद है। तो जब भी वो पैथोजन से या फिर कोई भी एलर्जन से एक्सपोज होते हैं तो वहां पर वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन कॉज करता है इन्फ्लेमेशन। सो व्हाट डज इट कॉज?
इन्फ्लेमेशन। सो याद रखना है हमको कि इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज हो सकती है, दैट इज गोइंग टू बी बाय हिस्टामिन। अब देखो कैसे इन्फ्लेमेशन, याद करो वो 4 कैरेक्टर्स जिससे वो कॉज होती है। इन्फ्लेमेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्या इंडिकेटर होता है इन्फ्लेमेशन का? 4 चीजें, रेडनेस, हीट, पेन एंड स्वेलिंग, जो कि आपको हिस्टामिन कॉज करता नजर आएगा। इनफैक्ट सेरोटोनिन भी, सेरोटोनिन क्या है? ये एक वासो डायलेटर है, वासोडायलेटर है। तो वासोडायलेटर का क्या काम है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना। तो ब्लड वेसल्स अगर चौड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा? वाइडन होने की वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा उस एरिया में। तो वो एरिया में ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो उस एरिया में इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज हो गया, आइए देखते हैं। वासोडायलेशन से ब्लड वेसल तो एक्सपैंड कर गई, ओके, एक्सपेंशन के टाइम पे ब्लड फ्लो बढ़ गया। ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? लिम्फ का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लिम्फ का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो क्या होने वाला है? ऑब्वियसली लिम्फ का एक्यूमुलेशन होगा उस लोकलाइज्ड एरिया में, जिसकी वजह से स्वेलिंग नजर आएगी। रेडनेस क्यों आती है? रेडनेस क्यों आएगी? बिकॉज इंक्रीज ब्लड सप्लाई बढ़ गया ना। वासोडायलेशन में ज्यादा ब्लड सप्लाई, ज्यादा स्पेस मिल रही है ब्लड को फ्लो करने के लिए इन द ब्लड वेसल, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ज्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से वो हिस्सा रेड अपीयर करेगा। इनफैक्ट जब भी एनकाउंटर होता है एंटीबॉडीज वगैरह की, आप देख सकते हो, आप देखते हो जब भी इंटरेक्शन होता है विद द एलर्जेंस तो क्या होगा? ये देयर इज गोइंग टू बी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस ना, तो उसकी वजह से आपको वहां पर पेन एंड स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो पेन का डेवलपमेंट भी होना है ना, और हीट का जनरेशन भी होना, दोज आर ऑल थिंग्स विच आर सीन ड्यूरिंग एन इन्फ्लेमेशन, ओके, एंड दिस इज हाउ दे ऑल वर्क टुगेदर। तो अगर मुझे एक एलर्जी के रिएक्शंस को या सिम्टम्स को एक तरह से सबसाइड करना है इमीडिएटली, तो एज सच हम यहाँ पर कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो ड्रग्स क्या होंगे भाई? इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली ड्रग्स को हमें सप्रेस, बेसिकली अगर मुझे इन्फ्लेमेशन सप्रेस करना है किसी एरिया की, तो मुझे हिस्टामिन के अगेंस्ट एक्ट करने वाला केमिकल बॉडी में लेना पड़ेगा, एंड दोज आर कॉल्ड एंटी हिस्टामिन्स। सो यहाँ पर ऐसे ड्रग्स जो कि एंटी हिस्टामिनिक है उनको हमें लेना पड़ेगा। सो एंटी हिस्टामिन लेने हैं, या फिर हम एड्रेनालिन या फिर स्टेरॉइड्स को अगर कंज्यूम करते हैं, दे कैन क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। So with this I think the concept of allergy is very clear to all of you. एलर्जी बड़ी ही कॉमन है, ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आजकल जो यंग चिल्ड्रन हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ दी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे आर केप्ट इन। तो उनको ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता है टू दी वेरियस एंटीजेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, इसीलिए उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो इतनी जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाता है, एंड एज सच दे प्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कॉल्ड एलर्जी। सो ये बहुत कॉमनली आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। सो आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, देखो इस टर्म को ही पहले तो ब्रेक करते हैं ताकि इसका मतलब समझ सकें। ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फ, राइट? अब इसको हम अगर इसको पूरा पढ़ें तो बोलेंगे सेल्फ इम्यूनिटी, बट इसका एक प्रॉपर मीनिंग कैसे समझे? देखो, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स, ऑर्गन्स या टिश्यूज पर अटैक करने लगे, हमारे ही अगेंस्ट वर्क करने लगे, वी कॉल इट ऑटो इम्यूनिटी, बिकॉज वो सेल्स, ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, एंड इसी को हम ऑटो इम्यूनिटी बुलाते हैं। सो ये एक्चुअली क्या है? इट इज द इनेबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्स एंड द नॉन सेल्फ सेल्स। अब जब वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि भाई ये सेल मेरा है, ये एक फॉरेन सेल है, या फिर ये एक एंटीजन है, ओके, फॉरेन पार्टिकल है, तो क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम के चांसेस बढ़ जाते हैं दैट इट कैन अटैक ऑन इट्स ओन बॉडी सेल्स। तो इसी को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सो दस द बॉडी अटैक्स दी सेल्फ सेल्स, यानी कि खुद ही के सेल्स पर अटैक करने लगता है। तो आइए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इमेजिन करो आपके सामने यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन दिखाई जा रही है, जहां पर आपको कुछ जॉइंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, तो द सेल्स ऑफ द जॉइंट्स आर बीइंग शोन ओवर हियर, और उन पे लगे हुए हैं कुछ मॉलिक्यूल्स उनके सरफेस पे। तो इन सेल्स के सरफेस पे ये जो मॉलिक्यूल्स लगे हैं ना बच्चों, ये कहलाते हैं तो सेल्स मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये खुद ही की बॉडी के सेल्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके सरफेस पे प्रेजेंट है। अब हमारे ब्लड में फ्लोट कर रहे होते हैं द व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, राइट? अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जब भी इन टिश्यूज के पास से गुजरेंगे वो कभी भी इन सेल्फ मॉलिक्यूल्स पे अटैक नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, बिकॉज दे नो हमारे पास ये ताकत है टू डिस्टिंग्विश कि ये हमारी बॉडी के सेल हैं। वी वोंट
हमारा जो इम्यून सिस्टम है इट वोंट अटैक दी सेल्स। बट इमेजिन करो देयर इज अ कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन, बॉडी में आपकी एंट्री होती है एक ऐसे एंटीजन की, एक ऐसे फॉरेन पार्टिकल या ऐसे फॉरेन मॉलिक्यूल की जो कि आपके इन्हीं सेल्स पे लगे ये सेल्फ मॉलिक्यूल से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, इनकी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखती है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। सो व्हाट हैपेंस इज जब ये मॉलिक्यूल बॉडी में पहली बार एंटर करेगा, एंटीजन मॉलिक्यूल जो कि फॉरेन है बट इट इज वेरी सिमिलर टू दिस सेल्फ मॉलिक्यूल, ये आके हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, बिकॉज ये तो फॉरेन पार्टिकल था, इसने हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दिया। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें प्रेजेंट व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं, राइट, अगेंस्ट दैट एंटीजन, और एंटीबॉडीज जो है वो उन एंटीजन को न्यूट्रलाइज भी कर देता है और साथ ही साथ कुछ मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स बना देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यही एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडीज जो है वो क्या करने वाली हैं, उन पर अटैक करके उनको किल कर देंगी, उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगी। सो पहले एनकाउंटर में तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल ने ये एंटीबॉडीज बना ली अगेंस्ट दिस एंटीजन जो कि बहुत सिमिलर था टू द सेल्फ मॉलिक्यूल, और ये एंटीजन को हमने न्यूट्रलाइज भी कर दिया इसके इफेक्ट को। बट ये जो एंटीबॉडीज ब्लड में फ्लोट कर रही हैं, ये जब इस टिश्यूज के पास से गुजरेंगी जिस पे लगे हुए जो सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनकाउंटर्ड एंटीजन से बहुत सिमिलर है, तो हमारी बॉडी मिस्टेक कर लेगी हमारे सेल्फ मॉलिक्यूल्स को विद दैट फॉरेन पार्टिकल और द फॉरेन मॉलिक्यूल, जिसे हम एंटीजन बुलाते हैं। तो ये एंटीबॉडीज जिनको एक्चुअली में एक्ट करना चाहिए था अगेंस्ट दीज एंटीजन्स, वो हमारे सेल्फ मॉलिक्यूल्स पर अटैक करने लगती हैं, और जब अटैक करेंगी तो उन सेल्स का भी लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन कॉज करने लगती हैं, लीडिंग टू सेवरल डिसऑर्डर्स, ओके, एंड उन डिजीजेस को हम बुलाते हैं दी ऑटो इम्यून डिसीजेस, ओके। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिया था कि यहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, जॉइंट सेल का, तो ऐसी ही कंडीशन जो जॉइंट से रिलेटेड है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, दैट इज द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो यहां पर सेवरल एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं वन बाय वन। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस देखो आर्थ वर्ड जब भी आता है इट मींस what? It means your joints. And itis word यानी कि जब भी कोई वर्ड जो है वो itis में एंड करता है तो इसका मतलब it represents inflammation. Got it? Inflammation मतलब आपको पता ही है अब तक, it is characterized by redness, heat, pain and swelling. कभी भी किसी जगह पर ये चार चीजें हो इसका मतलब वो inflamed एरिया है, ओके, इन्फ्लेमेशन दिखा रहा है। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे, पहली चीज तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्क है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेसिव यूजेज ऑफ जॉइंट्स की वजह से होता है, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमारे इम्यून सिस्टम के डिफेक्ट की वजह से होता है। लेट्स सी हाउ दिस कंडीशन अराइजेस, ओके। अब यहां कैसे समझना है, इमेजिन करो ये आपकी एक बोन है और ये दूसरी बोन है, ये दो बोन्स हैं, ठीक है। इन दो बोन्स का बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द जॉइंट, राइट। अब देखो इन दोनों ही बोन्स के एंड पे, हमेशा बोन्स के एंड पे आपको हमेशा ऐसे कार्टिलेज टिश्यू देखने को मिलता है, कार्टिलेज जो कि सॉफ्ट कुशनी इफेक्ट देता है, ओके। अदरवाइज ये जो दो सॉलिड बोन्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो उनके एंड्स हैं, अगर वो आपस में रब करेंगे व्हाइल वी डू मूवमेंट सो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, गॉट इट। तो इसलिए यहां पर इनके एंड्स पे यू विल फाइंड कि कुछ कुशनी टिश्यू देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द कार्टिलेज। तो ये क्या है हमारे कार्टिलेज। अब यहां पर आप देखोगे जो जॉइंट वाला एरिया होता है उसको सराउंड करता हुआ है, उनको एनसर्कल करता हुआ, एनक्लोज करता हुआ आपको एक टिश्यू देखने को मिलेगा ऑफ वेरी थिन सेल्स, ओके। और उस टिश्यू को हम बुलाते हैं साइनोवियम। क्या बुलाते हैं, साइनोवियम। तो ये क्या है, दिस टिश्यू इज कॉल्ड साइनोवियम। इतनी बात समझ आई। अब ये जो साइनोवियम है ये क्या करेगा, ये साइनोवियम अंदर की तरफ कुछ फ्लूइड रिलीज करता है यहां पर इस स्पेस में इन द जॉइंट रीजन। तो ये जो फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट है ना बच्चों, इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर, है ना, मैकेनिकल शॉक से बचाएगा। साथ ही साथ ये हमारा जो कार्टिलेज कुशनी टिश्यू था उसको भी मॉइस्ट रखेगा ताकि मूवमेंट्स के दौरान देयर इज नो फ्रिक्शन। एज सच ये इंश्योर करता है नॉर्मल फंक्शनिंग को, ताकि हमारी बॉडी में इजीली जो मूवमेंट्स हैं वो टेक प्लेस हो सके, मींस वो अकर कर सके। सो व्हाट हैपेंस इन द रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज
हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज हैं या जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन कार्टिलेज सेल्स और इन साइनोवियम टिश्यू के सेल्स को अटैक करने लगता है। तो अटैक किसको करने लगेगा? इन दो सेल्स को, जिसकी वजह से ये जो दो सेल्स के या फिर दो टिश्यू के सेल्स हैं दे गेट डिस्ट्रॉय। तो कार्टिलेज भी डिस्ट्रॉय होने लगा और आपका साइनोवियम भी डिस्ट्रॉय होने लगा, जिसकी वजह से क्या होगा सोचो, जिसकी वजह से आपकी बोन्स के बीच में जो कुशनिंग इफेक्ट था वो चला गया। अब बोन्स पास आ सकती हैं, दे कैन रब अगेंस्ट ईच अदर कॉजिंग फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ पेन, रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। इवन चांसेस आर कि ये जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज भी हो सकती है, कॉजिंग ट्रिमेंडस पेन। वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलेगा। तो देयर इज डिफॉर्मिटीज अराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, राइट। सो इस तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस अकर करता है, पेन इन दी जॉइंट्स, राइट, बिकॉज ऑफ दी ऑटोइम्यून डिसीज और दी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, राइट। अब देखो यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन विच इज कॉल्ड मायस्थीनिया ग्रेविस। अब ये जो मायस्थीनिया ग्रेविस है ये क्या है? अब ये कंडीशन ऐसी है जहां पर आपको मसल की वीकनेस देखने को मिलती है, दैट इज अगेन ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन या फिर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। अब नॉर्मली आई होप आप सभी को ये पता होगा जो हमारी बॉडी की वॉलंटरी मसल्स हैं विच आर दी स्केलेटल मसल, जो कि जिनकी फंक्शनिंग हमारे अंडर में है, मींस वी कैन कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ दोस मसल्स। उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमारे ब्रेन से सिग्नल जाते हैं एंड दैट इज बाय द नर्व्स। अब जब नर्व्स जाती है, न्यूरॉन की एंडिंग होती है, आपको पता है न्यूरॉन की एंडिंग वाला जो रीजन है, एक्सॉन एंड बल्ब जो होते हैं, और मसल के बीच में देयर इज अ जंक्शन व्हिच इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। अब इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपको पता है कुछ आपको वेसिकल्स के फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हुए नजर आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें एसिटाइल कोलिन इज वन। अब ये एसिटाइल कोलिन जब जाएगा तो मसल पे लगे रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको ऐसे समझा देता हूं। इमेजिन करते हैं वी हैव अ मसल लाइक दिस, दिस इज अ मसल, ठीक है, विच नीड्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये हमारी मसल है, राइट। और यहां मानते हैं हम कि मैंने इसको ऐसे बना दिया है कि ये हमारा एक्सॉन एंड बल्ब है, मैंने एक बनाया है और ये इससे रिलीज हुआ वेसिकल है कंटेनिंग दी एसिटाइल कोलिन। ओके, सो एसिटाइल कोलिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर वो यहां पर प्रेजेंट है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है जो कि सिग्नल लेके आ रहा है फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी मसल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, वो जाके यहां पर बाइंड करेंगे विथ व्हाट, दी रिसेप्टर्स ऑन दिस मसल। तो इस मसल के ऊपर ना यू विल फाइंड certain receptors like these। इन रिसेप्टर्स पे जाके जब ये एसिटाइल कोलिन जो कि इन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है वो रिलीज होके जब इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, इट विल कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन। बट व्हाट हैपेंस नाउ, हमारा इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव फंक्शनिंग की वजह से कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो कि जाके इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये जो रिसेप्टर्स वाली साइट थे जहां पर एक्चुअली में जाके किसको बाइंड करना था, एसिटाइल कोलिन को या न्यूरोट्रांसमीटर्स को फॉर कॉन्ट्रैक्शन, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और ये अब जाके बाइंड नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये जो मसल है इट रिमेन्स अनकॉन्ट्रैक्टेड और यही मसल वीकनेस को कॉज करता है ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। तो ऐसे में क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी फेशियल वीकनेस। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेशियल वीकनेस ही होती है, सेवरल अदर बॉडी पार्ट्स आर आल्सो अफेक्टेड। तो यहाँ पर ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, ड्रूपिंग आईज देखने को मिलती हैं, सोलिंग के टाइम पर यू विल फाइंड द पर्सन फील्स डिफिकल्टी सोलो करते समय, चू करते समय, ये सारी कंडीशन मायस्थीनिया ग्रेविस में आती है। इट इज अ सीवियर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फाइन, नेक्स्ट वी हैव इज विटिलिगो। विटिलिगो ये कंडीशन अपने आसपास अपने चारों तरफ देखी होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ कुछ बॉडी रीजन्स में पिगमेंट्स एब्सेंट नजर आती है, बॉडी पिगमेंट एब्सेंट नजर आती है। ओके, सो यहां पर यू विल फाइंड ये कंडीशन भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब हाउ डज दिस हैपन, आपको पता है आपकी बॉडी को जो स्पेसिफिक आपका जो भी कलर है, बॉडी का स्किन कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन, जिनको प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं दी मेलानोसाइट्स, राइट। अब ये जो मेलानोसाइट्स हैं अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाए, कैसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, अगेन ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही मेलानोसाइट्स को, बॉडी के कुछ कुछ रीजन्स के मेलानोसाइट्स को अटैक कर देता है।
जिसकी वजह से जब मेलानोसाइट्स यानी कि मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो मेलानिन नहीं बनेगा। तो उन स्पेशलाइज्ड लोकलाइज्ड रीजन्स में यू विल फाइंड कि देयर इज नो मेलानिन सिंथेसिस, जिसकी वजह से यू विल फाइंड डीपिगमेंटेशन, मींस यू विल फाइंड सर्टेन रीजन्स पे पिगमेंट्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट एंड दिस कंडीशन वुड कॉज विटिलिगो। फाइन, ओके। लास्ट वी हैव इज सोरायसिस। अब सोरायसिस बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ऑटो इम्यून सिस्टम, जो ये हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या करता है, हमारे स्किन सेल जो कि नॉर्मली एट अ बेटर रेट ऑफ डिवीजन पे डिवाइड करते रहते हैं, उनको ट्रिगर कर देता है टू मल्टीप्लाई एट अ मच फास्टर रेट। तो स्किन सेल्स पर जाके ये ट्रिगर करेगा कि बहुत और स्पीड से डिवाइड करो, जिसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्किन की जो सेल्स हैं जितनी स्पीड से बन रहे हैं उतनी स्पीड से शेड ऑफ नहीं हो रहे। अगर इतनी स्पीड से शेड ऑफ नहीं होंगे तो आप देखोगे देयर इज गोइंग टू बी अ बम्प ऑफ दी स्किन सेल्स और उनके ऊपर आपको व्हाइट स्केली लेजन्स भी देखने को मिलते हैं। ये कंडीशन अगेन ऑटो इम्यूनिटी की वजह से राइज करती है एंड दिस इज कॉल्ड सोरायसिस। गॉट इट? ऐसे बहुत सारे और भी डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे अंडर द टॉपिक ऑटो इम्यूनिटी एंड दीज वर अ फ्यू ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। So I hope the concept of autoimmunity is very clear to all of you. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर एंड दैट इज द इम्यून सिस्टम। तो बच्चों जैसा कि नाम बता रहा है ये हमारी बॉडी का एक ऐसा डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजेंस। आइए देखते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो इम्यून सिस्टम एक्चुअली कंपोज होता है ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स मिलकर बने होंगे लिम्फॉइड टिश्यूज से। कुछ जगह पर आपको लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो इंडिपेंडेंटली भी देखने को मिलेंगे एज पैचेस और वो ऑर्गन्स नहीं फॉर्म कर रहे होंगे, राइट? सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यूज भी होंगे और कुछ लिम्फॉइड सेल्स भी होंगे। गॉट इट? और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे कि एंटीबॉडीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट बनती है। ओके, अब ये जो इम्यून सिस्टम है इसका काम क्या है? इसका काम आप खुद ही बता सकते हो। एग्जैक्टली ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट कि फंक्शन कैसे करेगा। देखो, इट विल रिकॉग्नाइज इट, उसको पहचानेगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा और साथ ही साथ उसको रिमेंबर भी करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हो तो वो उस पर अटैक कर सके, वो भी एट अ फास्टर रेट, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम। आइए अब हम यहाँ पर इम्यून सिस्टम के मेजर कुछ कंपोनेंट्स को उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स और लिम्फॉइड टिश्यू का एक एग्जांपल लेने वाले हैं, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लिम्फॉइड ऑर्गन्स नाउ। तो बच्चों बिगिनिंग विद द लिम्फॉइड ऑर्गन्स नाउ। अब देखो लिम्फॉइड ऑर्गन्स नाम क्या बता रहा है भाई, ऐसे ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट से रिलेटेड कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है आइए देखते हैं। तो दीज आर दोज ऑर्गन जहां पर ओरिजिन के साथ साथ या तो मैच्योरेशन या अलावा भी, सो ओरिजिन एंड या और मैच्योरेशन जहां पर होता हो किसका, लिम्फोसाइट्स का, और साथ ही साथ प्रोलिफरेशन भी होता हो। प्रोलिफरेशन मतलब होता है टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। तो ऐसे ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट्स बनते हो, डेवलप होते हो, मैच्योर होते हो और मल्टीप्लाई होते हो, उन सभी ऑर्गन्स को हम कैटेगराइज करते हैं एज दी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट? अब देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स के कौन से टाइप्स हैं। तो आपको दो टाइप के, हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है लिम्फॉइड ऑर्गन्स को। वन इज कॉल्ड दी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड द अदर वन आर कॉल्ड दी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। आइए देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वील बिगिन विद दी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब क्या होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स? ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि साइट प्रोवाइड करते हैं जहां इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। मतलब जो आपके इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है ना वो मैच्योर हो जाएंगे। लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? एग्जैक्टली एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना या फिर उनको अटैक करना। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बना के अटैक करता है और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो डायरेक्टली अटैक करते हैं, राइट? या फिर वो हेल्प करते हैं हेल्पर टी सेल्स के फॉर्म में टू द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। सो साइट्स जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट कर जाएं टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव, मतलब दे विल बिकम फुल्ली फंक्शनल अगेंस्ट द एंटीजन्स, उनको अटैक करने के लिए दे बिकम रेडी। तो ऐसे ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और इसमें हमारी बॉडी में आपको ऐसे दो ऑर्गन देखने को मिलेंगे, वन इज बोन मैरो एंड द अदर वन इज थाइमस। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। पहली चीज, ये जो बोन मैरो है ये हमारी बॉडी का सबसे मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है। इनफैक्ट यहां पर आपको बॉडी के सारे जितने भी ब्लड सेल्स है ना वो फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। सो ऑल द ब्लड कॉर्पुसल्स आर फॉर्म्ड हियर इंक्लूडिंग दी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स यहां पर बनेंगे सारे के सारे, और भी जो भी ब्लड सेल्स होते हैं वो भी यहीं बनते हैं इस बोन मैरो में,
और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। गॉट दिस थिंग वेरी वेल? ओके। और थाइमस की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो थाइमस जो है वो आपको ऐसा लोब्ड ऑर्गन देखने को मिलेगा। अब ये जो लोब्ड ऑर्गन है, इट इज सिचुएटेड वेरी नियर टू योर हार्ट, और ये प्रेजेंट होता है बीनीथ योर ब्रेस्ट बोन, जो आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम की नीचे प्रेजेंट होता है, नियर टू द हार्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज थाइमस। और ये जो थाइमस है ना, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तब उसमें थाइमस का साइज काफी बड़ा होता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे एक चाइल्ड ग्रो करता है एज में, वैसे वैसे थाइमस का साइज डिक्रीज होता जाता है, एंड इट रिड्यूसेस वेरी मच जब तक एक पर्सन जो है वो प्यूबर्टी हिट करता है। ठीक है, तो उसका साइज कंसिडरेबल अमाउंट से बहुत घट जाता है, ओके, वंस अ चाइल्ड रीचेस प्यूबर्टी। बट ये जो दोनों के दोनों आपको ऑर्गन दिखाए जा रहे हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, they both provide micro environments for the development and the maturation of what, the T lymphocytes. Remember this thing very well. So यहां पर ये दोनों के दोनों जो हैं, they provide micro environment for development and maturation of टी सेल्स और दी टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये बात दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, तो मैं यहां पर इनको ऐसे दिखा देता हूं। तो दोनों के केस में ये आपको देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पर फॉर्मेशन होने वाला है आपके एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स का फ्रॉम दी इमेच्योर लिम्फोसाइट्स। तो आपके पास पूरी तरह से फंक्शनल जो लिम्फोसाइट्स है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट नजर आएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव आर दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखो, हमारे जो लिम्फोसाइट्स है वो तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में मैच्योर हो गए, वहां पर फॉर्म हो गए। अब उनको वो फॉर्म तो हो चुके हैं, बट वो फुल्ली फंक्शनल कैसे होंगे, मतलब उनको इंटरैक्ट करने का मौका कहां मिलेगा विद द एंटीजन जिनके अगेंस्ट उन्हें वर्क करना है, वो साइट्स प्रोवाइड करते हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो जब भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कोई भी आपके लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं फ्रॉम द इमेच्योर फॉर्म, तो अब वो माइग्रेट कर जाते हैं टू दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पर एंटीजेंस ऑलरेडी ट्रैप्ड रहते हैं, और ट्रैप्ड एंटीजेंस पर जाके जब ये लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट करते हैं तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। गॉट इट? तो देखो, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है, दे सर्व एज अ साइट फॉर द इंटरैक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, जो कि कहां से आए हैं, फ्रॉम द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से, ताकि वो इंटरैक्ट कर सके विद द एंटीजन, और उसके बाद दे विल प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। मतलब एक बार इंटरैक्शन हो गया तो नाउ दीज लिम्फोसाइट जो हैं दे विल बिकम इफेक्टिव अगेंस्ट दीज एंटीजेंस, उनको किल करने के लिए दे विल बिकम इफेक्टिव ना, और इसीलिए दे विल फॉर्म इफेक्टर सेल्स। गॉट इट? चलो, अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के। सबसे पहला जो ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा विच इज स्प्लीन। अब ये एक लार्ज लिम्फोइड ऑर्गन है बच्चों, ओके, और ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको किडनी जैसा दिख रहा होगा ना, यस, इट इज एग्जैक्टली बीन शेप। तो ये एक बीन शेप्ड लार्ज ऑर्गन है जो कि एक लिम्फोइड ऑर्गन है, रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल, फाइन। अब ये एक्चुअली वर्क करता है एज अ ब्लड फिल्टर। ये ऑर्गन ब्लड फिल्टर की तरह एक्ट कैसे करेगा, क्योंकि एक्चुअली ब्लड में प्रेजेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है, ओके, और ये प्रोवाइड करता है साइट फॉर दीज लिम्फोसाइट्स टू इंटरैक्ट विद दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अगेंस्ट वर्क करने के लिए ये मौका भी देता है। ऑल्सो ये जो स्प्लीन है ये एक्ट कैसा करता है एज अ बिग रिजर्वॉयर ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स का एक बिग रिजर्वॉयर भी है। गॉट इट? ओके, देन वी हैव द लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स को छोटे छोटे स्मॉल ऐसे ना आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, कुछ स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम में अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे देखने को मिलते हैं, राइट? सो लिम्फ नोड्स बेसिकली क्या करते हैं, दे आल्सो ट्रैप द एंटीजेंस। तो ये कुछ लोकलाइज्ड ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर एंटीजेंस ट्रैप्ड रहते हैं, जहां पर अगेन इंटरेक्शन होगा आपके लिम्फोसाइट्स का विद दीस एंटीजेंस टू प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। फाइन, ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज गोइंग टू बी ऑफ टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स भी आपको कुछ ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी बकल कैविटी की पीछे की तरफ मिलते हैं, राइट? एंड देन वी हैव लास्ट वन जो कि आपको देखने को मिलेंगे, वी आर कॉलिंग इट द पेयर्स पैचेस। ये जो पेयर्स पैचेस हैं ये कुछ लिम्फोइड टिश्यू है जो कि पैचेस की फॉर्म में आपको
आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो आई होप ये आपको सारे के सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल जो कि लिम्फॉइड टिश्यू का एग्जाम्पल है, और वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू है ना, उसका ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट माल्ट, विच इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इसका फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है अराउंड 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ योर बॉडी। ये आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट विद इन द लाइनिंग ऑफ योर मेजर बॉडी ट्रैक्ट्स, जैसे कि आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग में आपको ये टिश्यू देखने को मिलेगा। इवन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी आपको ये लिम्फॉइड टिश्यू देखने को मिलता है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 50% of the total lymphoid tissue of your body. What we are talking about, the mucosa associated lymphoid tissue, that is MALT. So remember, this full form is very, very important for you. So with this, we end up our topic, that is your immune system. Immune system में हमने lymphoid organs and tissues के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले ली। आई होप यहां तक की चीजें जितनी भी मैंने आपको समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई हों। तो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन, जो कि था बेस्ड ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आज के सेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।